हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारे पास में बच्चों मीटर ब्रिज है। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम मीटर ब्रिज किस तरीके का दिखाई देता है, मतलब इसकी बनावट क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, ये किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, मतलब इसका उपयोग हम क्यों कर रहे हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या तो एक न्यूमेरिकल आ जाएगा आपके पास में, अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है तो फिर इसकी कार्यप्रणाली आएगी। तो उस कार्यप्रणाली में हमें क्या दिमाग में रखना पड़ेगा, उसका डायग्राम कैसा बनाना है और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन और फिर कार्यप्रणाली का पार्ट। ठीक है, चलिए। तो मीटर ब्रिज क्या होता है, तो आंसर है बच्चों लास्ट वाला वीडियो जो हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन सेतु, इससे रिलेटेड ही है। व्हीटस्टोन सेतु में हमने अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया था। मीटर ब्रिज वही काम करता है जो व्हीटस्टोन सेतु काम करता है, ये बात ध्यान में रखना। मतलब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला जो प्रायोगिक उपकरण है ना, वो क्या है बच्चों, मीटर सेतु है। सिद्धांत किसका यूज करता है, व्हीटस्टोन सेतु का, लेकिन हम प्रैक्टिकल किसके ऊपर करते हैं, इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल किसके ऊपर किया जाता है, मीटर सेतु के ऊपर किया जाता है। उस प्रैक्टिकल का फिनोमिना या प्रिंसिपल क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ठीक है, चलिए। मीटर ब्रिज में क्या होता है, तो देखो नाम से पता चल रहा है, मीटर ब्रिज कुछ ऐसा है जिसमें मीटर का उपयोग किया गया है, 1 मीटर लंबे तार का उपयोग किया गया है। जैसा जैसा मैं बनाता जा रहा हूं आपको एक प्रैक्टिकल सर्किट नीचे दिखाई देगा। प्रैक्टिकल सर्किट मतलब कैसा वो दिखाई देता है वास्तविकता में, वो आपको जस्ट नीचे दिखाई देने वाला है। इसमें क्या होता है बच्चों, 1 मीटर लंबा, मैं बनावट समझा रहा हूं, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। 1 मीटर लंबा तार होता है और ये वाला जो तार है बच्चों, ये मैग्नीन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होगा, मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन का बना हुआ होगा। मिश्र धातुएं हैं दोनों, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ए बी तार है, इसके अंदर आपको डायग्राम में नीचे दिखाई दे रहा होगा, एक तार बीच में ऐसा दिखाई दे रहा होगा, मेरा हाथ आ गया होगा बीच में। चलिए, तो ये तार जो है इसके अंदर बच्चों वो किसका बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा, 1 मीटर लंबा है, मैग्नीन का बना हो सकता है या फिर कॉन्स्टेंटन का बना हो सकता है। ये दोनों ही क्या है, मिश्र धातुएं हैं। इस तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, अर्थात 100 सेंटीमीटर लंबा तार है। ठीक, और ये तार कहां पर होगा, एक लकड़ी के फंटे के ऊपर होगा। लकड़ी का फंटा तो सभी समझते हो मेरे हिसाब से, है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक लकड़ी की बेंच है, उस बेंच के ऊपर ये तार है। फिर आप डायग्राम में तो कुछ ऐसा देखोगे, यूं ऐसा करके उन्होंने बना रखा है, कुछ ऐसा करके जोड़ रखा है ना, और ऐसे ही इस तरफ भी काम कर रखा है, यूं करके ऐसे करके लेकर के आ रहा है। लेकिन हम इसे ऐसा नहीं बनाएंगे, हम इसे डायरेक्ट सीधा ही बना लेते हैं। काहे को इतनी रामायण करनी है भैया। और जो प्रैक्टिकल आप देखोगे, प्रैक्टिकल ऑपरेटर्स जो लैब में आप देखोगे, वो भी ऐसा ही होगा जैसा मैं बना रहा हूं। इसके जस्ट नीचे एक स्केल होगा, इसके जस्ट नीचे एक मीटर स्केल होगा, जिसमें 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की रीडिंग लिखी होगी। ए पर, इस ए वाले पार्ट पे 0 लिखा हुआ होगा और बी तक जाते जाते वो 100 सेंटीमीटर की रीडिंग दिखाएगा। क्या होता है बच्चों, इस तार के अंतिम सिरे, तार के बच्चों अंतिम सिरे अंग्रेजी के एल आकार की, अंग्रेजी के एल आकार की तांबे की पत्तियों से जुड़े होते हैं। ये जो अंतिम सिरे हैं ये वाले भैया, ए और बी, यही अंतिम सिरे है ना। तार किसका बना हुआ है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का, और ये पत्तियां एल आकार की पत्तियां हैं, धात्विक पत्तियां हैं जो तांबे की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, तांबे की बनी हुई है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसी एल आकार की पत्तियां। इन एल आकार की पत्तियों के मध्य एक अन्य तांबे की सीधी पत्ती होती है, जिसके कारण परिपथ में 2 रिक्त स्थान प्राप्त होते हैं। एक रिक्त स्थान ये है और एक रिक्त स्थान
ये है। बनावट आपको खुद को लिखनी पड़ेगी, मैं जैसा जैसा बोलता जा रहा हूं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर वापस सुन लीजिएगा, उसी से मैं नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्या लिखना है, मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का तार होता है जिसके अंतिम सिरे 2 एल आकार की पत्तियों से जुड़े हुए होते हैं एवं इन एल आकार की पत्तियों के मध्य में एक सीधी तांबे की पत्ती होती है। यह एल आकार की पत्तियां भी तांबे की बनी हुई है, ठीक है, सीधी तांबे की पत्ती होती है जिसके कारण परिपथ में 2 रिक्त स्थान प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलो अब क्या होता है बच्चों, आगे देखो सर्किट में। इन रिक्त स्थानों में से प्रथम रिक्त स्थान, पहला जो रिक्त स्थान है, इसके मध्य प्रतिरोध बॉक्स आरबी को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है बच्चों, प्रतिरोध बॉक्स आरबी को जोड़ा जाता है। ये ज्ञात प्रतिरोध है। ये कैसा प्रतिरोध है, ज्ञात प्रतिरोध है, हमें इसका मान पहले से ही पता है। तथा द्वितीय रिक्त स्थान के मध्य अज्ञात प्रतिरोधक तार, जिसका प्रतिरोध ऐसे जो हमें ज्ञात करना है, उसको जोड़ा जाता है। तो ध्यान में रखें हम क्या बोल रहे हैं, प्रथम रिक्त स्थान के मध्य संयोजक पेच की सहायता से, ये पेच है भैया यहाँ पर, संयोजक पेच की सहायता से प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ा जाता है तथा द्वितीय रिक्त स्थान के मध्य संयोजक पेच की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध एस को जोड़ा जाता है। तांबे की मध्य पट्टी के मध्य संयोजक पेच से, तांबे की मध्य पट्टी है ये का मध्य संयोजक पेच, या फिर इस संयोजक पेच को आप नाम दे दो। लेट सपोज करो मैं इसको अगर नाम दूं, इसको ए बी, इस वाले पॉइंट को सी डी ई एफ जी नाम दे देता हूं। इतने सारे नाम देने पड़ गए हैं, तो या तो मत दो इतने सारे, एक ही नाम दे दो इसको, ज्यादा हो जाएंगे ना नाम, फालतू में डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा। चलो तो इसको मैं नाम देता हूं, लेट सपोज कीजिए सी, ठीक है। तो संयोजक पेच से जोड़ा जाता है और ये इसका जो मध्य पेच है ना, तांबे की पत्ती का मध्य संयोजक पेच से एक धारामापी जी को जोड़ा जाता है। इससे किसको जोड़ेंगे, एक धारामापी जी को जोड़ेंगे और यह धारामापी विसर्पी कुंजी जे से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है, विसर्पी कुंजी जे से जुड़ी हुई होती है बच्चों। विसर्पी कुंजी कैसे दिखाई देती है, इसे जॉकी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, जॉकी बोलते हैं, और वैसे इसे विसर्पी कुंजी हिंदी में कहा जाएगा। कैसी दिखाई देगी, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक काले कलर की आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। एक काले कलर की रॉड है, वास्तविकता में तांबे की बनी हो सकती है या फिर एल्यूमिनियम की बनी हुई हो सकती है, जिसका आगे का सिरा नुकीला होता है। पीछे पेच को कसने के लिए ऐसा स्ट्रिप दिया हुआ होगा, पेच कसने के लिए, ताकि ये तार जुड़ सके इससे, ठीक। और ये आगे से क्या है, नुकीला है बच्चों, ठीक। तो कुल मिलाकर के इसे जॉकी, वैसे जॉकी का नहीं भी उपयोग करो ना प्रैक्टिकल में तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसी तार को यूज कर लो, ठीक है। बस ये तो प्रैक्टिकल एपरेटिस बढ़िया दिखे इसलिए जॉकी का उपयोग किया था, नहीं तो ये जो तार है ना, इसी को ही हम इस तार के टच कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन प्रैक्टिकल अच्छा भी तो दिखना चाहिए, है ना, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, उसके चक्कर में हमने ये जॉकी लगा दी। चलो तो ये पता चल गया क्या क्या हो रहा है। एल आकार की तांबे की पत्तियां, उनके मध्य एक बीच में तांबे की सीधी पत्ती, जिसके कारण परिपथ में 2 रिक्त स्थान, एक रिक्त स्थान के मध्य प्रतिरोध बॉक्स, दूसरे रिक्त स्थान के मध्य अज्ञात प्रतिरोध। तांबे की मध्य पट्टी के बीच वाले संयोजक पेच से धारामापी जी को एवं धारामापी जी का अन्य सिरा विसर्पी कुंजी जे से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर, ये संपूर्ण व्यवस्था, ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है आपको ये दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको इसको और इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको इसको और इसको छोड़ दो। यह संपूर्ण व्यवस्था जो है वह लकड़ी की आयताकार स्लैब के ऊपर होती है, जिस पर 1 मीटर स्केल लगा हुआ होता है, ठीक है। चलिए, परिपथ में धारा भी बहानी, परिपथ में धारा प्रवाहित करने हेतु, परिपथ में धारा प्रवाहित करने हेतु बैटरी, जिसका विद्युत वाहक बल E है, तथा कुंजी के को चित्रानुसार तार AB के सिरों से जोड़ दिया जाता है। ऐसा जोड़ दिया, परिपथ में धारा भी तो बहाएंगे, ठीक। चलो अब ये धारा कैसी है वो समझिए।
ये धारा कुछ ऐसी देखी गई, प्लस के सिरे से निकली, ऐसा गई, ठीक। अब ये धारा जो है वो इस तार में ऐसे भी जा सकती है, जाएगी, इस धारा का कुछ भाग इस तार में भी जाएगा, नो डाउट जाएगा भैया। और इस धारा का कुछ भाग ऐसे भी जाएगा, यूं होता हुआ, ये करंट है, ठीक है। पेंसिल से अच्छे से बता दीजिएगा कि भैया ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, पता चल रहा है। ये क्या है, पूरा का पूरा परिपथ है, संरचना हो गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या बताना है, तो आप डायग्राम को अच्छा सा बताने के लिए प्रतिरोध बॉक्स लिख दिया ना, यहाँ पर साइड में अच्छा बड़ा सार का डायग्राम बनाओगे और यहाँ पे लिख दीजिएगा अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, तांबे की एल आकार की पत्तियां, ठीक है, या पत्ती। ये क्या है, धारामापी है, गैल्वेनोमीटर है। डायग्राम बड़ा बनाओगे ना तो ये चीजें हौच पौच नहीं दिखाई देंगी, डायग्राम छोटा बनाओगे तो फिर तो ऐसा लगेगा पता नहीं सब कुछ एक ही जगह डाल दिया इसने, ठीक। ये क्या है, विसर्पी कुंजी है, ई बैटरी है, के कुंजी है। और अगर आप डायग्राम को इस तरीके से हौच पौच नहीं दिखाना चाहते हैं तो एक सबसे बढ़िया तरीका है जो आप प्रैक्टिकल में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा बनाओ, पूरा का पूरा इस तरीके का बनाओ और फिर क्या करो बच्चों, कुछ इस तरीके से काम कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप ये काम जरूर करके आइएगा, इससे इफेक्ट और बढ़ जाएगा। और मतलब ऐसे सोने पे सुहागा वाली बात है ना, वो वाली चीजें आ जाएंगी बच्चों, वो वाली चीजें आ जाएंगी। क्या, ये डायग्राम जैसे ही बना दिया आपने वैसे ही आप क्या लिखें, इस डायग्राम के बगल में लिखते जाओ आरबी, आरबी प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स किसकी भांति काम करेगा, ज्ञात प्रतिरोध की भांति काम करेगा, ठीक है। कितने ओम का, 8 ओम का। फिर ऐसे क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध लिख दो या फिर अज्ञात प्रतिरोधक तार लिख दो। ए बी क्या है, मीटर सेतु का 1 मीटर लंबा तार, ठीक है, ये लिख दो, ये बहुत बढ़िया है, इससे आपकी थ्योरी भी मतलब जो बनावट है ना वो सारा का सारा काम हो जाएगा। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर, धारामापी। फिर टिंग टिंग टिंग, जे क्या है, विसर्पी कुंजी, आप जॉकी भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, जॉकी लिख दीजिएगा। ई क्या है, बैटरी है, लैक्लांसी सेल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर के क्या है, कुंजी है, के क्या है, कुंजी है। कुछ किताबों में यहाँ पे धारा नियंत्रक भी लगा रखा है, नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो लगभग अपने सारी चीजें बता दी, धारा की दिशा बता दी, सब कुछ काम हो चुका है। अगर ये आपने कर दिया ना बच्चों तो भैया बहुत ज्यादा है, अगला वैसे ही खुश हो जाएगा कि बच्चे को सब कुछ आता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इस चीज को एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो कि थ्योरी के अंदर हम ये पॉइंट टच भी करेंगे, हमने डायग्राम के बगल में ये भी लिख दिया। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा आपको ये होगा कि एग्जाम में वो बनावट कभी नहीं पड़ेगा, आपकी बनावट में जो आप 5-7 लाइनें भरने वाले हो ना वो कभी नहीं पड़ेगा। वो डायग्राम देखेगा, उसके बगल में ये चीजें देखेगा, उसको पहले ही पता लग जाएगा इस छोरे को आता है, इसको तो 2 नंबर दे नहीं देने, ठीक है। चलो उतार लिया ये, चल अब देखो काम किस तरीके से होता है। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है, ये बात ध्यान में रखिए। तो इसका सिद्धांत पूछा जाता है एग्जाम में, मीटर सेतु का सिद्धांत जो है वो पूछा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे लिए। मैं पहले ही लिख देता हूं कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो हमने लिखा मीटर सेतु व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित
प्रायोगिक उपकरण है, उपकरण है जिसकी सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है बच्चों? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो सिद्धांत पता चल गया देवताओं, क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही सिद्धांत है। क्या काम कर रहा है? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब समझो इसकी कार्यप्रणाली क्या है। तो व्हीटस्टोन सेतु जैसा ही काम है, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करते हैं वो समझिए। तो सबसे पहले तो हम कुंजी K को लगाते हैं ताकि परिपथ में क्या जा सके? धारा जा सके। अर्थात सबसे पहले परिपथ को बंद किया जाता है कुंजी K की सहायता से। ऐसी स्थिति के अंदर जब जॉकी J को, अब जो वो जॉकी आपको दिखाई दे रही होगी, इस जॉकी J को उठा करके A बिंदु के निकट, मतलब तार के अंतिम सिरा है ये A, इसके निकट जब स्पर्श कराया जाता है तो ये जो गैल्वेनोमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा, गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा उपकरण जिसमें बीच में क्या होता है बच्चों? 0 होता है। इधर क्या होता है? 30 होता है। इधर भी क्या होता है? 30 होता है। ठीक है, तो जब आप इस जॉकी J को उठा करके तार के A बिंदु के निकट स्पर्श कराते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसका विक्षेप जो है वो इस तरफ आ रहा है, इस तरफ या फिर इस तरफ, कहीं पर भी आ रहा होगा, लेकिन एक तरफ आ रहा है। गैल्वेनोमीटर में हमें विक्षेप दिखाई देता है, इसका मतलब परिपथ में धारा जा रही है। ठीक, अब हम क्या करते हैं? इसी जॉकी J को उठा करके B पॉइंट के निकट स्पर्श कराते हैं। तो ये जो विक्षेप की दिशा है ना, ये उलट जानी चाहिए, परिवर्तित हो जानी चाहिए। ये बात ध्यान में रखें। अगर परिवर्तित हो जाती है तो हम कहते हैं हमारा परिपथ बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर विक्षेप की दिशा एक ही तरफ आ रही है तो इसमें दो दिक्कतें हो सकती हैं परिपथ में। क्या भैया? ये जो पेच आपने कसे ना, तार भी तो जोड़े हैं, ये तार शायद आपने ढीले छोड़ दिए हैं, पूरे पेच ही नहीं कसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेच कसना पड़ेगा। एक और दूसरी क्या गलती की होगी? ये प्रतिरोध बॉक्स है ना, प्रतिरोध बॉक्स में बहुत सारी नोब लगी हुई होती है, आपको दिखाई दे रहा होगा प्रतिरोध बॉक्स। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था प्रतिरोध बॉक्स कैसे दिखाई देता है। तो वो जो प्रतिरोध बॉक्स है ना बच्चों, उस प्रतिरोध बॉक्स से आपको क्या निकालना पड़ेगा? कुछ ना कुछ प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। आपने शायद कोई प्रतिरोध नहीं निकाल रखा हो, ठीक है, आपने प्रतिरोध निकाल ही नहीं रखा होगा, तो उस केस में भी विक्षेप एक ही दिशा में आता है। दो दिक्कत हो सकती है। क्या क्या है? प्रैक्टिकल की दृष्टिकोण से बता रहा हूं, थ्योरी में नहीं लिखना है। क्या दिक्कत हो सकती है? एक तो प्रतिरोध बॉक्स में आपने कोई भी प्रतिरोध नहीं निकाल रखा होगा, तो आपको एक आध नोक निकालनी पड़ेगी, उससे काम बैठ जाएगा, एक तरफ इधर आएगा, एक तरफ इधर आएगा विक्षेप। ठीक है, अगर उससे भी काम नहीं बैठ रहा है तो ये जो आपने संयोजन किए ना, जितने भी ये जो पेच कसे हैं, ये बैटरी वाले पेच, जितने भी पेच कसे हैं, ये दृढ़ नहीं है ना, ये ढीले छोड़ दिए आपने को क्या करना है? कसना पड़ेगा। जैसे कर दोगे आपका काम सेट हो जाएगा। इधर लगाओगे तो विक्षेप इस तरफ, उस तरफ लगाओगे तो विक्षेप दूसरी तरफ। ये बिल्कुल सही है। अगर ऐसा आ रहा है विक्षेप चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारा परिपथ सही है और हम उसी अवस्था में वर्किंग को देख रहे हैं। ठीक है, हम उसी अवस्था में वर्किंग को देख रहे हैं। चलिए, तो ऐसा हो गया। अब हम क्या करते हैं? इस जॉकी J को बच्चों उठा करके इस तार AB के विभिन्न बिंदुओं पर स्पर्श कराते हैं, है ना। इस J को उठाया, पहले इधर टच कराया, फिर देखा कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो भैया उठाओ वहां से वापस से। फिर दूसरे पॉइंट पे टच करवाया, फिर गैल्वेनोमीटर को देखा कि विक्षेप आ रहा है या नहीं आ रहा, आंसर है वापस से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो उठाओ वापस से। तो जॉकी को उठाया, फिर वापस से किसी तीसरे पॉइंट पे टच कराया, फिर गैल्वेनोमीटर को देखा और फिर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देखने की कोशिश करी। अगर विक्षेप 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो वापस से जॉकी को उठा लो। और फिर हमने अंततः एक ऐसे बिंदु पे लगाया जिसपे जैसे ही जॉकी को स्पर्श कराते हैं बच्चों, धारामापी में विक्षेप कितना? 0। धारामापी में विक्षेप 0, इसका मतलब धारा इसमें गई नहीं। यहाँ से जो धारा आई थी सारी ऐसी की ऐसी चली गई, इसमें धारा आई नहीं। ठीक है, धारामापी में विक्षेप आया ही नहीं। व्हीटस्टोन सेतु में भी संतुलन की अवस्था तभी प्राप्त हो रही थी जब धारामापी में विक्षेप कितना था रे? 0 था, नहीं था। ठीक है, ऐसा काम है बच्चों। तो हम वही काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हम जब जॉकी को D बिंदु पर स्पर्श कराते हैं, तार AB का कोई बिंदु है D, उसके ऊपर स्पर्श कराते हैं तो धारामापी में विक्षेप कितना हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है। यह संतुलन की स्थिति है। यह वास्तविकता में व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति है। और अगर संतुलन की स्थिति है तो बच्चों क्या होता है बताओ?
क्या होता है, हम बोलते हैं R1 बटा R2 का मान बराबर होता है R3 बटा R4 के। ठीक है, अब आपको बस यही पता होना चाहिए कि R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है, R4 क्या है, ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। चलो वो कैसे ज्ञात किया जा सकता है वो और बता देता हूं। तो व्हीटस्टोन सेतु को बनाओ इसकी सहायता से। तो हमने बोला A पॉइंट पकड़ लिया और एक पॉइंट पकड़ लिया B इधर, ये A है और ये B है। इस A से ऊपर की ओर गए और C पॉइंट पर आ रहे हैं, A से ऊपर की ओर गए और C पॉइंट पर आए, ये C पॉइंट है। ठीक है, देखा तो यहाँ पे प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ था जिसका प्रतिरोध कितना R। ठीक, फिर C पॉइंट से गए और B की तरफ आए तो ऊपर एक प्रतिरोध लगा हुआ है S, ये लो भैया, ये S प्रतिरोध। ठीक है, फिर चलो A से कहां की ओर, D पॉइंट की ओर। कहां की ओर बच्चों, D पॉइंट की ओर। जब D पॉइंट की ओर आ रहे हैं तो तार का कुछ ना कुछ भाग तो आ ही रहा है। अरे यहां से लेकर यहां तक कोई ना कोई तार तो है ही के। ठीक, तार है तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध तो होगा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि तार का प्रतिरोध नहीं है। तो हम बोलेंगे 100 सेंटीमीटर लंबा तार है। कितना, 100 सेंटीमीटर। लेट सपोज करो ये J की या D बिंदु की दूरी कितनी है, L सेंटीमीटर। तो D से B की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर होगी, नहीं होगी? अरे होगी नहीं होगी देवताओं, ऐसी होगी। मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध जो है, 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध जो है वो अपने कितना माना, स्मॉल r। तो फिर L सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, A से लेकर D तक का प्रतिरोध L इंटू R होगा क्या। ऐसे ही D से लेकर B तक का प्रतिरोध कितना, तुमने बोला 1 सेंटीमीटर का R ओम, तो इतने सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा रे, 100 माइनस L इंटू R, ये प्रतिरोध। ठीक है, LR तो किसका प्रतिरोध मिलेगा हमें, AD का मिलेगा, किसका, AD का। और DB का कितना मिलेगा हमें, इतना 100 माइनस L इंटू R, ये एक तरीका है। तो हमने बोला AD का प्रतिरोध कितना है रे, LR है, और DB का प्रतिरोध कितना है, 100 माइनस L इंटू R, ये प्रतिरोध आ गए क्या। चलो धारामापी कहाँ लगी हुई है, C और D के बीच में, ये C रहा ये D रहा, ये लो धारामापी। बैटरी कहाँ लगी हुई है, A और B के बीच में। बताओ भाई व्हीटस्टोन सेतु बना नहीं बना, आपका बन गया। काम कैसे करते हैं, वही R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। अब R1 R2 क्या होता है वो और समझो, याद है नहीं याद है, ये तो था R1, ये था R2, ये था R3, ये था R4, यही था। चलिए ये अज्ञात प्रतिरोध है इस केस में, इस वाले में ये अज्ञात है। ठीक, तो R1 बटा R2 करूं तो मैं R में किसका भाग लगाऊं, LR का। R में किसका भाग लगाया, LR का, बराबर होना चाहिए किसके भाई, R3 बटा R4 के। मतलब S में किसका भाग लगाऊं, S में किसका भाग लगाऊं, 100 माइनस L इंटू R, इसी का ही भाग लगाऊं। R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मेरे को तो क्या निकालना था, S निकालना था। S बराबर क्या आएगा, 100 माइनस L, इधर आ गया रे, उसमें भाग लगा किसका, L का, गुणा होगा किससे, R से। बताओ आएगा नहीं आएगा, ज्ञात प्रतिरोध आना ही चाहिए, कोई तरीका ही नहीं है जिससे नहीं आए, आएगा ही। बस क्या चाहिए थी, एक संतुलन लंबाई चाहिए थी, LCM। ठीक है, एक संतुलन लंबाई चाहिए थी, हमारा काम हो जाएगा, डन हुआ ये। ठीक, तो इस तरीके से ये काम करता है, इसको कन्वर्ट कर लो। खास बात पता चल गई, क्लियर हो गया। चलो एक चीज ये भी पूछी जाती है कि यदि, सुनिएगा, मीटर सेतु के अंदर धारामापी की जगह तो उठा करके लगा दो बैटरी, और बैटरी की जगह उठा करके लगा दो धारामापी, तो क्या संतुलन लंबाई चेंज हो जाएगी। तो वापस से समझो, यहां पर वो बोल रहा है बैटरी लगाओ, यहां पर वो बैटरी लगाओ, ठीक है, और यहां पर क्या लगाओ, गैल्वेनोमीटर। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये केस कैसा हो जाएगा, इसको मैं चेंज करूं क्या, गैल्वेनोमीटर को मैं बीच में ले आता हूं, ये केस मैं चेंज करता हूं, ये केस मैं चेंज करने की कोशिश करता हूं। इसको ये जी है ना, ये यहां पे लगा दो। ठीक है, और बैटरीज के बीच में ऐसा। चलिए कैसे काम करेंगे भैया, कैसे काम करेंगे।
तो फिर आप ये देखिए कि इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दो यूं, टंग, है ना, इसको ऐसा कर दो यूं, ऐसा, तो R3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर, और R1 कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर। तो उस केस में ये क्या आएगा भाई, R3 बटा R1 आएगा क्या, है ना। इसको ऐसा सोचिए, यूं घुमा दिया, यूं घुमा दिया तो R3 इधर, R1 नीचे, R4 इधर आ जाएगा, और ये जो R2 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अगर इसको ऐसे घुमा भी दिया तो अब ये क्या हो जाएगा, R3 बटा R1 हो जाएगा। 90 डिग्री शिफ्ट करके देखो देवताओं, इसको 90 डिग्री शिफ्ट करो, ये कुछ ऐसा होगा। नब्बे डिग्री शिफ्ट कर रहे हैं यूं, ठीक, तो R3 कहां उठ करके आया, इधर आया, और ये उठ करके कहां चला गया, नीचे, है ना। चलो, और फिर R4 कहां चला गया, इस तरफ, नीचे था इस तरफ, 90 डिग्री तो ऊपर करना है, तो इस चतुर्थांश में, तो इस वाले में आ जाएगा, ऐसा मान लो, है। और ये कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। सिनेरियो देखो भैया, R3 बटा R1 बराबर होगा किसके, R4 बटा R2 के। बताओ क्या चेंज हो रहा है क्या, नहीं भैया, किसी हिसाब से चेंज नहीं होगा। गौर करके देख लो, आएगा तो वही रामायण, ये वाली रामायण ही बैठेगी, वापस से यही वाली रामायण बैठेगी। करके देख लो भैया, कैसे, मेरे को R1 ऊपर चाहिए ना, तो मैं पहले इसको उल्टा करता हूं, इसको उल्टा करता हूं, तो मैं लिखूंगा R1 बटा R3 बराबर है किसके, R2 बटा R4 के। ऐसा ही है। चलो R2 को इधर लेके आओ, R3 को इधर लेकर के आओ, तो क्या होगा, R1 बटा R2 बराबर हो रहा है किसके, R3 बटा R4 के। बात समझ में आई क्या। सिनेरियो तो अभी भी वही बैठ रहा है, अभी भी वही बैठ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है देवताओं कि अगर बैटरी को धारामापी और धारामापी को बैटरी की जगह चेंज कर दिया जाए तो संतुलन लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संतुलन की कंडीशन तो अभी भी वही बैटरी है, चेंज हुई नहीं संतुलन की कंडीशन। अगर संतुलन की कंडीशन चेंज नहीं हुई है तो इसका मतलब संतुलन लंबाई भी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, ये बात समझिएगा, क्लियर है ये। ठीक, तो इस चीज को हमें हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, क्या कि अगर धारामापी और बैटरी की स्थिति को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो संतुलन लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए कार्य प्रणाली अब लिखना चालू करें, डन करें इस चीज को। क्या क्या याद में रखना था हमें, ये जो विसर्पी कुंज थी ना, इस जॉकी जे को सबसे पहले ए के पास में टच करेंगे और फिर बी के पास में टच करेंगे। अगर धारामापी में विक्षेप की दिशा अलग अलग है तो फिर हम बोलते हैं हमारा परिपथ बिल्कुल सही है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जॉकी जे को तार ए बी के विभिन्न बिंदुओं पर स्पर्श कराएंगे। जॉकी जे को क्या करेंगे, तार ए बी के विभिन्न बिंदुओं पर स्पर्श कराएंगे और वह बिंदु ज्ञात करेंगे जब धारामापी में विक्षेप कितना आ जाए, 0 आ जाए। इसको हटा रहा हूं मैं ताकि मेरे को थ्योरी लिखनी पड़े। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको। चलो अब काम करना चालू करते हैं। कार्यविधि जो एग्जाम में आपको लिख करके आनी, और इसके बाद में बहुत बढ़िया सवाल और करने वाला है। सवाल अभी तक कुछ भी किया नहीं अपन ने। ठीक है, तो कार्यविधि देखिए, वर्किंग देखिए इसकी क्या है। सर्वप्रथम कुंजी के को बंद कर परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, पहले तो ये काम किया। अब विसर्पी कुंजी जे को तार के ए तथा बी बिंदु के निकट स्पर्श कराया जाता है, स्पर्श कराया जाता है। यदि दोनों स्थितियों में धारामापी में
विक्षेप की दिशा, विक्षेप की दिशा विपरीत है तो परिपथ संयोजन पूर्णतः सही है। इस स्थिति में विसर्पी कुंजी जे को तार AB के विभिन्न बिंदुओं पर स्पर्श कराकर वह बिंदु प्राप्त किया जाता है जहां धारामापी में विक्षेप क्या हो, शून्य हो। ठीक है, धारामापी में विक्षेप कितना आ गया, शून्य आ गया। यह वास्तविकता में व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति ही है, संतुलन की स्थिति ही है तथा अब प्राप्त A से D बिंदु तक की दूरी संतुलन लंबाई L कहलाती है। ठीक है, संतुलन लंबाई कहाँ है कि भाई ए बिंदु से वह दूरी जहां पर धारामापी में विक्षेप कितना हो, शून्य हो। ठीक है, चलिए, तो ये संतुलन लंबाई हो गई, ये काम थ्योरी का हो गया। अब हम लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति हेतु। व्हीटस्टोन, या फिर रुको अभी इसको इतना उतारो, उसके बाद में थोड़ा सा लिखाता हूं मैं। जल्दी से इस चीज को उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज का, और अब छोटा सा 5 लाइन का डेरिवेशन है, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस चीज का। ओके, डन। चलो अब काम करना चालू करते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि तार 100 सेंटीमीटर लंबा है और अपन बोल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबे तार का जो प्रतिरोध है उसे अपन ने स्मॉल r मान लिया। या NCERT के केस में चलूँ तो वो RCM लिख रहे हैं, कैपिटल RCM ही लिख दूं क्या? आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये काम करें। चलिए काम करते हैं। तो हमने लिखा इस चीज को, माना मीटर सेतु तार की एकांक लंबाई मतलब 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना है, RCM है। ठीक है, R ये नीचे CM लिखा हुआ है देवताओं, CM है। अतः क्या भाई, AD बराबर L लंबाई का प्रतिरोध, L लंबाई का प्रतिरोध कितना है रे देवताओं, L इंटू RCM लिख देता हूं। फिर DB देखो, DB कितनी लंबाई है, 100 - L
लंबाई का प्रतिरोध है ये, और ये कितना होगा? आंसर है 100 माइनस एल इंटू RCM। डन हुआ क्या? अब चलिए, अब हमने लिखा व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में क्या होगा देवताओं? ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4 है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमने लिखा R1 बराबर RB का प्रतिरोध। ठीक है, और वो कितना है? आंसर है कैपिटल R है, ये ज्ञात प्रतिरोध है ना, ये, और ये क्या है? ज्ञात प्रतिरोध है। हम इसके मान को जब चाहे चेंज कर सकते हैं, हमारे हाथ में जितनी भी नोब निकालनी है। फिर R2 बराबर क्या है भैया? AD का प्रतिरोध है, जिसे हम पहले ही लिख चुके हैं, L इंटू RCM। फिर R3 क्या है भाई? R3 देखो ऊपर वाला S तार का प्रतिरोध, तो हमने बोला S तार का प्रतिरोध। ठीक है, जो कि S ही है, और ये कैसा प्रतिरोध है भाई? अज्ञात प्रतिरोध है, ये ज्ञात करना है। ये क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना है। फिर इसके बाद में R4 है, R4 कौन सा है? 100 माइनस एल है, और इसको क्या लिखेंगे? RCM लिख देता हूं। ठीक, डन हो गया। ये यही तो उतारा है मैंने इनमें। चलिए, और क्या भैया? संतुलन की अवस्था में क्या काम करना था? हमें काम करना था R1 बटा R2 बराबर होना चाहिए R3 बटा R4 के। R1 का मान कितना है? R ही है। R2 का मान कितना है? कैपिटल R इंटू RCM बराबर, देखो R3 का मान S है, ऊपर लिखा हुआ है। R4 का मान कितना है देवताओं? 100 माइनस एल इंटू कैपिटल RCM। आप स्मॉल r भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा कि एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, RCM से RCM क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? S निकालना है। तो S बराबर क्या होगा? ये उठ करके इससे गुणा। तो ये कुछ ऐसा है बच्चों, 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय एल इंटू क्या? R। इस तरीके से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस चीज को सदैव ध्यान में रखेंगे हम। चलिए, अब क्या हम एक बार ही ज्ञात कर सकते हैं इसका प्रतिरोध, और एक बार में सही निकला नहीं निकला किसको पता? तो हम क्या करते हैं, इस R का मान है ना, ये चेंज कर सकते हैं। पहले 1 ओम के लिए निकाला, फिर 2 ओम के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 ओम प्रतिरोध बनाते हैं, तो इस L का मान चेंज हो जाता है। फिर वापस से आप S की कैलकुलेशन करोगे और देखो कि ये वापस से उतना ही आ रहा है या उसके आसपास आ रहा है। फिर R का मान 3 ओम कर दो, 3 ओम करोगे तो वापस से संतुलन लंबाई क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। चेंज करोगे तो वापस से S का मान मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप S के बहुत सारे मान निकाल लीजिए और उन सभी का क्या ले लीजिए? औसत ले लीजिए। वो जो औसत मान है ना बच्चों, वही वास्तविकता में किसका मान माना जाएगा? अज्ञात तार का प्रतिरोध माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर हमने ये जो मीटर सेतु तार की लंबाई का प्रतिरोध जो है वो L लंबाई का अपने कितना माना है? प्रतिरोध L RCM माना है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एकांक सेंटीमीटर का प्रतिरोध RCM है। हमने लंबाई से क्यों लिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से क्यों नहीं लिया? इसका रीजन है, ये जो तार है ना बच्चों, ये तार एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का है। मतलब इस तार की जो मोटाई है वो हर जगह समान है। ये बात ध्यान रखना, इस तार की मोटाई कांस्टेंट है, हर जगह समान है। तार किसका बना हुआ है? मैग्नीन या कांस्टेंटन का, मतलब इसकी प्रतिरोधकता भी समान है। तो फिर इस तार का प्रतिरोध किस पे डिपेंड करेगा? फिर तार का प्रतिरोध किस पे डिपेंड करेगा? तो हम बोल रहे हैं ये भी नियत है, एक समान है। तार एक ही पदार्थ का बना हुआ है तो ये भी नियत है। तो इसका मतलब R समानुपाती है किसके? L के। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। तो हमने बोला 1 सेंटीमीटर का अगर RCM है तो L सेंटीमीटर का L इंटू RCM लिख लो। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया ये? इसलिए हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लिखा है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से तो तब लेते जब यहाँ पे मोटाई ज्यादा और यहाँ पे मोटाई कम, और फिर तो दिक्कत हो जाती, फिर तो ये प्रैक्टिकली सत्य नहीं होता। ठीक है, फिर तो ये प्रैक्टिकली सत्य नहीं होता। ये बात ध्यान रखना, ये तार कैसा होता है? एक समान मोटाई का, एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का होता है।
ठीक है, चलिए ये डन हुआ, इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, इस चीज को उतार लो और इसके बाद में इसके वेरियस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि मीटर सेतु में हमें और क्या क्या याद रखना चाहिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। इतना करने के बाद में अब हम बहुत सारे जो छोटे छोटे पॉइंट है जो प्रैक्टिकल करते टाइम हमें ध्यान में रखने चाहिए उनको डिस्कस करेंगे। इसका मतलब मीटर सेतु की सावधानियों को डिस्कस करेंगे बच्चों। क्या चीज़ है वो समझिए। सबसे पहले पहला सवाल कि मीटर सेतु का ये जो तार है, AB जो तार था, वो तार मैग्नीन या फिर कांस्टेंटन का ही क्यों बनाया जाता है? ऐसी मिश्र धातुओं का ही क्यों बनाया जाता है? आप तांबे की एलाकार की पत्तियां यूज कर रहे थे, वही यूज कर लो ना। तार भी AB जो है वो भी तांबे का ही यूज कर लो, कहाँ दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो उसका रीजन है बच्चों कि हम क्यों मैग्नीन और कांस्टेंटन का ही उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन समझिए, मीटर सेतु, मीटर सेतु और आगे आने वाला टॉपिक है विभव मापी। दोनों में यही सवाल है। में तार मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का उपयोग में लिया जाता है, का उपयोग में लिया जाता है, लिया जाता है। क्यों? ठीक है, क्यों ये पूछता है। या फिर इसी सवाल को दूसरा तरीका लिखता है, क्या भाई? मीटर सेतु, मीटर सेतु या फिर क्या बच्चों? विभव मापी, जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विभव मापी में तार तांबे, कॉपर का उपयोग नहीं लिया जाता, उपयोग नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता। क्यों? ठीक है, एक ही सवाल है, इसको दो तरीके से दे सकता है वो। तो पहले वाले के लिए आंसर देखिए, पहले वाले के लिए आप क्या आंसर लिखेंगे बच्चों? इस पहले वाले के लिए हम बोलेंगे कि इसका रीजन क्या है। जब हम मैग्नीन या कांस्टेंटन की प्रॉपर्टी को समझते हैं तो इन तारों की जो प्रतिरोधकता है, किसकी? मैग्नीन या फिर कांस्टेंटन की, इनकी प्रतिरोधकता जो है वह वास्तविकता में बहुत अधिक है। ठीक है, इनकी प्रतिरोधकता का एक प्रॉपर्टी है कि ये प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, इनकी प्रतिरोधकता ताप पर अत्यल्प निर्भर करती है, अत्यल्प निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा, प्रतिरोध या प्रतिरोधक या प्रतिरोधकता, प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, यही रीजन है। अगर अल्फा का मान कम होगा इसका मतलब ताप चाहे आप बहुत ज़्यादा बढ़ाओ लेकिन प्रतिरोधकता पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए। और जब भी आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों। क्या भाई? एक तो प्रतिरोधकता, तांबे की देखोगे तो बहुत कम है ना, तांबे की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। दूसरा, तांबे के लिए अगर जब हम बात करते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक की तो इसका ज़्यादा होता है। ये दिक्कत है बच्चों। हमें एक ऐसा तार चाहिए जिसकी प्रतिरोधकता लगभग नियत रहनी चाहिए, उसकी प्रतिरोधकता चेंज नहीं होनी चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि हम इसका काम करते टाइम कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी को ही यूज कर रहे हैं और ये तभी प्राप्त होगा जब ए और प्रतिरोधकता दोनों क्या हो? नियत हो, दोनों ही क्या हो? नियत हो। अब अगर आप बोलोगे कि प्रतिरोधकता चेंज हो जाएगी, प्रतिरोधकता चेंज हो जाएगी तो भैया फिर आर जो है वो दो चीजों पे निर्भर कर जाएगा। किसके ऊपर? एक तो लंबाई के ऊपर और दूसरा प्रतिरोधकता के ऊपर। जहां प्रतिरोधकता अलग है वहां प्रतिरोध भी अलग होगा।
ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो? जबकि मेरा फॉर्मूला तो सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पे था, लंबाई के बेस पे था। लेकिन अगर यहाँ पे आपने भैया तार ही ऐसा ले लिया जिसका प्रतिरोध तापमान के साथ में चेंज होता जा रहा है, जिसका प्रतिरोध तापमान के साथ में चेंज हो रहा है, तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी, फिर ये दिक्कत हो जाएगी, फिर ये फॉर्मूला सत्य नहीं रहेगा जो हमने बनाया है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो क्यों यूज में लिया जाता है, इसका रीजन ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैग्नीन या कॉन्स्टेंटाइन की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है एवं इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, अर्थात ताप पर अत्यल्प निर्भर करता है। कौन? इनकी प्रतिरोधकता। ये चीज ध्यान में रखना। चलो कॉपर के लिए, इसी सवाल को कॉपर के लिए कैसे देखेंगे, इसका उल्टा करो। तो इसका उल्टा, कॉपर के लिए उल्टा क्यों नहीं यूज लिया जाता? क्योंकि कॉपर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। उल्टा लिख रहा हूं मैं, उल्टा। कॉपर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होता है, इसलिए इसकी प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, बात समझ रहे हो? उल्टा कर देना है। कॉपर आएगा, कॉपर का उपयोग नहीं करते ना, नहीं करते तो फिर उल्टा चलो, इसका उपयोग करते हैं ना तो सीधा सीधा चलो। ठीक है, ऐसा कर दीजिएगा। समझ में आ गया? सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में देख लीजिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। तो उतार लिया, डन है ये। इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल देखिए, जो मैंने डिस्कस करते हुए बताया भी था। क्या है कि यदि धारामापी और सेल की स्थिति को चेंज कर दिया जाए तो संतुलन की अवस्था या संतुलन लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह सवाल कैसे भी दे सकता है वो, या तो वो बोल सकता है व्हीट स्टोन सेतु, या वो बोल सकता है मीटर सेतु। ठीक है, मीटर सेतु में यदि सेल तथा धारामापी को एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर दिया जाए या बदल दिया जाए तो संतुलन लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बताया था? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर क्या लिखना है बच्चों? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जाता है, ये एक एक नंबर के सवाल हैं जो कि मीटर सेतु से आते हैं। हो गया ये डन। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, एक एक नंबर का ही सवाल पूछा जाएगा वो भी, लेकिन वो लॉजिकल सवाल हो जाएगा। हाँ देखिए, ये सवाल कुछ ऐसा दिया गया है कि दिए गए चित्र में, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिए गए चित्र में ए एवं बी के मध्य विभवांतर होगा, और सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है क्या आपको? दिखाई दे रहा है। तो ऊपर देखो 8 और 6 ओम लगे हुए हैं, नीचे देखो 4 और 3 ओम लगा हुआ है, और ए नीचे की तरफ है बिंदु, बी ऊपर की तरफ है, बैटरी 10 वोल्ट की लगी हुई है। आपको क्या ज्ञात करना है? ए और बी के बीच में विभवांतर, ऐसा ही है। तो सबसे पहले क्या करो, 8 ओम को मान लो क्या बच्चों? R1, और 4 ओम को R2, 6 ओम ऊपर वाला उसे R3, नीचे वाले को R4। क्या करो? R1 बटा R2 और R3 बटा R4 करो। 8 में 4 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2। ऐसे ही 6 में 3 का भाग लगाओ, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है। तो क्या होगा? क्या होगा? संतुलन की अवस्था। ये एक तरीका क्या है? संतुलन की अवस्था। इसका मतलब ये कुछ सर्किट डायग्राम ऐसा हम बनाते, जल्दी से ड्रॉ कर दो,
ऐसा, और ये बी बिंदु था, ये ए बिंदु था, और इसके बीच में हम धारामापी लगा देते बच्चों, और इधर 8, इधर 6, 3, 4 धारामापी लगाते। तो बताओ क्या इस धारामापी से धारा बहती क्या? नहीं, संतुलन की अवस्था है, धारा नहीं बहेगी। धारा कब नहीं बहती? जब दोनों बिंदुओं का विभव क्या है? समान है। इसका मतलब बी बिंदु का विभव इस स्थिति में किसके बराबर है? ए बिंदु के विभव के बराबर है। इसका मतलब विभवांतर कितना हो गया? 0। पता चला क्या? सवाल बहुत अच्छा था, 0 आएगा। पता चला? चलो एक और सवाल देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल जो आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है? क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए चित्र में गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप के साथ मीटर सेतु की प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई गई है। देखो एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। फिर क्या बोल रहा है? अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। आपको R भी उस तरफ दिखाई दे रहा होगा, उसका मान ज्ञात करना है। ये जो इस तरफ एक प्रतिरोध और है, इसका मान अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, 55 लिख लीजिएगा, 55। ठीक है, तो हमने क्या देखना है? ऐसा मीटर सेतु बना दिया। जल्दी से मैं बना रहा हूं इस चीज को, और यहां पर 55 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, ये स्ट्रिप मान लीजिए, ये ऐसा, और इधर एक R प्रतिरोध है जिसका मान मेरे को ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। ये तांबे का नहीं, मैग्नीनो कांस्टेंट का तार, इधर गैल्वेनोमीटर, और ये ऐसा। ये संतुलन लंबाई कितनी मिल रही है हमें? 20 सेंटीमीटर मिल रही है। अगर आप डायग्राम अच्छे से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? 80 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या? पूरा तार कितनी लंबाई का था रे? 100 सेंटीमीटर का। तो ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये एक बैटरी लगा दी, बैटरी का वोल्टेज चाहे कितना ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या बोल रहा है? उस R का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है। 20, ये देखो L का मान पता चल गया, L का मान 20, 100 माइनस L कितना है? 80। ठीक, यही तो है। चलिए काम करो भाई। तो हम बोलेंगे ये बटा ये बराबर होगा ये बटा ये, ध्यान में रखना। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 55 बटा 20 बराबर होगा किसके? R बटा 80। व्हीटस्टोन सेतु इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। या तो ऐसे चलो या ऐसे चलो, जैसे भी आपकी मर्जी है वैसे काम कर लो। ठीक है, 4 बार जाएगा क्या रे? इसको इससे गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू 55 इंटू 4 ओम। देख लीजिएगा कितना आएगा रे? 220 शायद। ठीक है, इतना ही आएगा। इस तरीके से काम करेंगे। पता चल गया देवताओं क्या काम करना था? ये बटा ये और ये बटा ये, काम खत्म। ठीक है, इस तरीके से होगा ये सवाल। अगला देखिए, अगला न्यूमेरिकल देखिए। देखो क्या बोल रहा है वो कुछ ऐसा बोल रहा है, नया वाला। एक मिनट रुके। देखो क्या बोल रहा है? चित्र में दर्शाए गए परिपथ में प्रतिरोध R का मान क्या लिया जाए कि अमीटर A में प्रवाहित धारा 0 हो। ठीक है, चलो सर्किट डायग्राम को अच्छे से देखो। जल्दी से सर्किट डायग्राम को अच्छे से देखो। दिखाई दिया? चलो क्या हो रहा है? ऊपर 20 नीचे 20, बगल में आओ 10 10, 20 में 20 का भाग लगाओ, 20 में 20 का भाग लगाओ 1, 10 में 10 का भाग लगाओ 1। बताओ भाई संतुलन की अवस्था है नहीं है? है क्या? संतुलन की अवस्था है तो बीच में ए और बी तो दे नहीं रखा, बी तो पॉइंट है और ए मीटर है। तो ये गौर करो, जो बीच में R प्रतिरोध लगा हुआ है बच्चों, उस R प्रतिरोध से धारा गुजरेगी क्या? गुजरेगी? नहीं गुजरेगी। संतुलन की अवस्था में तो बीच में से धारा गुजरती ही नहीं है। ये बात ध्यान में रखना। तो हम बोलेंगे R का मान दुनिया में जो मर्जी आए ना वो ले लो आप। ठीक है, उसमें से धारा जिंदगी में नहीं गुजरेगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि R का मान कुछ भी हो सकता है, R का मान कुछ भी लिया जा सकता है। इस परिपथ में कभी भी R से धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि संतुलन की अवस्था है।
क्योंकि किसकी अवस्था है, संतुलन की अवस्था है। ध्यान में रखिएगा, अमीटर ए का मान सदैव क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। अमीटर ए का मान हमेशा 0 ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं भैया, धारा तो पहले से 0 है, लगाओ चाहे मत लगाओ तुम प्रतिरोध। चलो अब देखिए नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसके ऊपर आधारित क्या बोल रहा है, डायग्राम दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट वाला, क्या मीटर सेतु को संतुलित अवस्था में दर्शाया गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर x लिखा हुआ है, उसके नीचे 40 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ 3 ओम और उसके नीचे 60 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। चलो मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति सेंटीमीटर, 1 ओम प्रति सेंटीमीटर, इसका मतलब 40 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 40 ओम, 60 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 60 ओम। पता चल गया क्या, अज्ञात प्रतिरोध x तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात प्रतिरोध x का मान भी ज्ञात करना है, वो तो मीटर सेतु से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और धारा का मान निकाल लेंगे भैया, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो तो पहले तो देखो सर्किट डायग्राम देखोगे तो हम क्या काम करेंगे, ऊपर x है R1, नीचे R2 देखो कितना दे रखा है, नीचे R2 दे रखा है 40 सेंटीमीटर मतलब 40 ओम, बराबर क्या हो जाएगा, इस तरफ कितना दिया हुआ है, दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है 3 ओम का प्रतिरोध, बटे इस तरफ कितना हो जाएगा, 60 लिख दो क्या। चलो हो गया कैंसिल, 3 दूनी 6, तो x बटा 2 बराबर 1, इसका मतलब x बराबर कितना होगा, 2 ओम। डन, सर्किट डन हुआ। चलो अब यहां पर अगर अपन देखते हैं तो इधर x है, x की जगह 2 ओम लिख देता हूं, फिर इधर 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, अगर आप डायग्राम को देखेंगे, इधर मैं 40 ओम लिख देता हूं बच्चों, और इधर 60 ओम लिख देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, अरे वो तार प्रतिरोध की बात ही तो व्यवहार कर रहा है, वो खुद बोल रहा है 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 1 ओम है, और यहाँ पे बैटरी कितने की, 6 वोल्ट की लगी हुई है, 6 की कितने की लगी हुई है, 6 वोल्ट की लगी हुई है। बताओ भी कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे इसमें पूरी धारा I1 मान लो, और इसमें पूरी धारा कितनी मान लो I2, और ये टोटल धारा कितनी I। लेकिन ये पूरा है तो समांतर क्रम में ना, ये तो श्रेणी क्रम में है और ये भी श्रेणी क्रम में है, लेकिन ये दोनों किसके क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो 6 वोल्ट अगर इन दोनों के बीच में है तो 6 वोल्ट इधर भी होगा, 6 वोल्ट इधर है तो 6 वोल्ट इधर भी होगा। तो आपका सर्किट डायग्राम इसको हटाई दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो सिर्फ I1 ही निकालनी थी, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालनी थी, I1 ही निकालनी थी। हमारा काम सिर्फ इतना ही है, इतना ही है। 5 ओम इन दोनों का हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो हमने बोला I1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल बैटरी है 6, टोटल प्रतिरोध है 5, तो ये हो जाएगा 6/5 एम्पियर। सिंपल, निहायत ही सिंपल सवाल। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जितनी धारा इसमें से जा रही है उतनी इसमें से जाएगी, ठीक है। तो टोटल 5 ओम में से निकाल लो, दोनों में से समान ही जाएगी। कितना लगाओगे रे भाग, 5 एकम 5, फिर कितना बचा 2, 5 दूनी 10, नहीं कितना बचा 1, ये तो हो गया 1.2 एम्पियर आ रहा है ना, इतना ही तो आया, 1.2 एम्पियर जाएगी, ध्यान में रखना। चलो बच्चों नेक्स्ट आपकी बुक का उदाहरण है, ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 3.9। इसका सर्किट डायग्राम मैंने ऊपर ही बना दिया है, नहीं तो मेरे को पीछे से देखना पड़ता, तो ऊपर ही अपन ने सर्किट डायग्राम बना दिया है पहले से ही। बोल रहा क्या है, चित्र 3.27 जो कि आपके सामने है, में दर्शाए गए मीटर सेतु में बिंदु ए से, ये बिंदु ए है, बिंदु ए से 33.7 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त होता है। इस ए से ये जो दूरी है ना, पहली वाली दूरी, वो कितनी है, 33.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। अब क्या बोल रहा है वो, एस प्रतिरोध के पार्श्व क्रम में, वो जो एस लगा हुआ है उसका पार्श्व क्रम मतलब उसके समांतर क्रम में 12 ओम के एक अन्य प्रतिरोध को संयोजित करने पर शून्य विक्षेप बिंदु 51.9 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। ये कैलकुलेशन खूब करवाने वाला है अपन से। आर तथा एस का मान परिकलित कीजिए। चलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो ये सर्किट डायग्राम सभी को दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। काम करते हैं, क्या भाई क्या काम करना है, तो हमने सबसे पहले बोला बच्चों, अगर ये सामान्य स्थिति थी केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए,
ये होना चाहिए बच्चों कुछ R डिवाइडेड बाय ये L कितनी है 33.7 बराबर होना चाहिए S डिवाइडेड बाय कितना रे 100 में से 33.7 घटाओ 100 में से 30 घटाए तो 70 ये हुआ 66.3। ठीक है, तो इसका मतलब अगर R डिवाइडेड बाय S किया जाता तो ये आता पहले केस में 33.7 में भाग लग रहा है 66.3 का। मात्रक मत लगा देना रे, अनुपात है, अनुपात का मात्रक नहीं हो रहा। प्रतिरोध में प्रतिरोध का भाग लगाओगे क्या मात्रक आएगा। क्लियर हो गया। ये पहला केस था। सेकंड केस देखिए कि सेकंड केस में बोल रहा है इस S के समांतर क्रम में एक और 12 ओम का प्रतिरोध लगाओ 12 ओम। तो फिर ये S तो चेंज हो गया भैया, यहाँ वाला समांतर क्रम में प्रतिरोध देखो तो हमने बोला नया प्रतिरोध S डैश लिख रहा हूँ। कितना होगा भाई, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं R1 इंटू R2, इसमें 12 को गुणा करो किससे S से बटे R1 प्लस R2, इसका मतलब 12 प्लस S। पता चल गया क्या, यही है नया प्रतिरोध। तो अब हम नेक्स्ट केस में क्या बोलेंगे R डिवाइडेड बाय, समझना R डिवाइडेड बाय नई संतुलित लंबाई कितनी है सेकंड केस में, सवाल में देखो दे रखा है कितना 51.9। ठीक है, बराबर होना चाहिए S डैश जो कि हम मान रख लेंगे डिवाइडेड बाय, देखो 100 में से 51.9 को घटाओ 50 को घटाए तो 50 49 48.1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ R डिवाइडेड बाय S डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 51.9 डिवाइडेड बाय 48.1। अब कैलकुलेशन आपके जिम में छोड़ूंगा देवताओं, देखो काम कैसे करेंगे। इसका मतलब मेरे को ये पता चल रहा है S डैश का मान मैं रख सकता हूं, तो हमने बोला R डिवाइडेड बाय S डैश जो कि ये है कुछ 12S, और ये 12 प्लस S कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, बराबर कितना रे, कितना 51.9 बटे 48.1। डन हुआ। चलो R बटा S देखो, ये दिखाई दे रहा है कि R बटा S, ये मान तो रख सकता हूं मैं, रख सकता हूं क्या, कितना 33.7 बटे 66.3 R बटा S गुणा हो रहा है किससे 12 प्लस S से, नीचे भाग किसका लग रहा है S का, बराबर कितना 51.9 बटे 48.1। कैलकुलेट करो वज्रवर्णांक जो भी आपको करना है उसको सॉल्व करो और इसको कैलकुलेट करो, किसका मान आएगा सबसे पहले S का। ठीक है, तो S का जो भी मान आ रहा होगा, इसके अंदर S का मान दिया हुआ है 13.5, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे कैलकुलेटर की आवश्यकता लगेगी, मेरे को पता है तुम ऐसे तो करने वाले हो नहीं। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो S का मान आएगा, ये S का मान किस में उतारोगे रे, ये S का मान किस में उतारोगे, इसमें उतार देना, तो फिर किसका मान मिल जाएगा, R का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। चलिए, सवाल अच्छा था, सवाल पूछा जा सकता है। हाँ, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कराएगा, वो शायद दे दे कि ये शायद 33 या 34 हो, अगर ये 34 हो जाएगा तो ये 66 ही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन देगा, इतनी कैलकुलेशन नहीं देगा अगला। ठीक है, तो सवाल देख करके घबराना नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए, सिंपल सवाल आएगा। आज अपन ने 4 से 5 सवाल जो विभव मीटर सेतु के किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि मीटर सेतु प्रयोग को करते टाइम क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये चीज़ एक रह गई है। क्या सावधानी रखनी चाहिए मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहली चीज़, परिपथ में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। हम जब ये प्रैक्टिकल करते हैं तो विदिन 5 मिनट सारी रीडिंग आ जानी चाहिए, 5 मिनट के अंदर पूरी रीडिंग आ जानी चाहिए। आप बोलो कि भैया लगा दी बैटरी और ये 1 घंटे तक धारा ही बह रही है, उससे होगा क्या, ये जो तार है ना मीटर सेतु का, ये एक तो गर्म हो जाएगा, गर्म होकर के आपको पता है कई बार तार लंबा हो जाता है, लंबाई चेंज हो जाएगी। 100 सेंटीमीटर था, पता चले 101 सेंटीमीटर हो गया। चलो 101 तो बहुत ज़्यादा हो गया कंपैरिजन में, मैं बोल रहा हूँ 100.5 सेंटीमीटर भी हो गया ना, 100.5 सेंटीमीटर का भी अंतर आ गया तो भी रीडिंग में उपचूक हो जाएगा। ठीक है, तो परिपथ में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, पहला ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्या, आप जब प्रैक्टिकल करोगे ना तो ये जो विसर्पी कुंजी ना, इसको ऐसे रगड़ करके चलाओगे, चला नहीं हो मेरे को पता है, चलाओगे विसर्पी कुंजी को ऐसे रगड़ करके चलाएंगे, क्योंकि अपनी तो है नहीं ना,
जेब से अपने पैसा गया नहीं, स्कूल का पैसा तुम ऐसे यूटिलाइज करते हो, ठीक है। तो ऐसे यूटिलाइज करना नहीं है बच्चों, कोई चीज़ जिस पैटर्न से है उसी तरीके से हमें करनी चाहिए। तो हम बोलेंगे इस विसर्पी कुंजी को टच करो, उठा उठा के टच करो, ऐसे घसीट करके नहीं काम करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए विसर्पी कुंजी को। रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा, रगड़ोगे तो इसकी जो ये मोटाई है ना बच्चों, ये मोटाई क्या होगी, जहाँ से रगड़ोगे उसकी मोटाई आपने वहाँ से क्या कर दी, कम कर दी। यहाँ मोटाई कम, यहाँ मोटाई ज़्यादा। लो बताओ, प्रतिरोधकता चेंज हो गई, प्रतिरोधकता नहीं सॉरी, प्रतिरोध चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ प्रतिरोध अलग हो गया, इधर प्रतिरोध का लेवल ही अलग चल रहा है। क्लियर है। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी तो निर्भर करता है ना। चलिए, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि विसर्पी कुंजी को मीटर सेतु तार पे रगड़ करके नहीं चलाना चाहिए। रगड़ करके चलाने पर तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग हो जाता है या फिर परिवर्तित हो जाता है, जिससे प्रतिरोध के मान में भी प्रभावी परिवर्तन आता है। ठीक है, चलो और क्या नहीं होना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि ये ए और जो बी पॉइंट, इधर बी पॉइंट होता है ना, ए और बी पॉइंट, इन्हें अंत्य सिरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? अंत्य सिरे, अंत्य, एंडिंग पॉइंट, एंड पॉइंट्स, अंत्य सिरे। पर मीटर सेतु की सुग्राहिता जो है वो बहुत कम होती है। मतलब यहां पर अगर रीडिंग आ रही है तो फिर वो लगभग गलती होगी, इसके आसपास में आ रही है तो रीडिंग गलती होगी। मतलब यहाँ पे संतुलन लंबाई 1-2 सेंटीमीटर मिल गई, नहीं भैया वो संतुलन लंबाई कभी यूज़ मत करना, वो गलत है। आपको संतुलन लंबाई यूज़ करनी चाहिए 40 से, या फिर कह सकते हैं 30 से लेकर 70 के बीच वाली रेंज की, 30 से 70 यहाँ के बीच की जो संतुलन लंबाई होती है ना वो बिल्कुल ठीक है। और बहुत सही संतुलन लंबाई तो वो जहाँ वो बिल्कुल बीचों बीच टिक जाए, 45 से 55 के बीच वाली, वो बहुत बढ़िया, वहाँ आपका एस का मान बहुत सही कैलकुलेट होगा बच्चों। ठीक है, तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि मीटर सेतु के अंत्य सिरों, मीटर सेतु के अंत्य सिरों पर मीटर सेतु की सुग्राहिता बहुत कम होती है, जिसे दूर करने के लिए कैरी फोस्टर ब्रिज का, कैरी फोस्टर ब्रिज, ये एक्सटेंडेड मीटर ब्रिज भी बोलते हैं इसको, कैरी फोस्टर ब्रिज का उपयोग किया जाता है ताकि इस कमी को दूर किया जा सके। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो, एक ये भी याद रख सकते हो कि ये पत्तियां किसकी बनाई जाती हैं, तांबे की बनाई जाती हैं। तांबे का खुद का क्या होता है, प्रतिरोध होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम इस तांबे के प्रतिरोध का उपयोग ही नहीं करते हैं, हम सिर्फ इसी प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। ठीक है, तांबे के ये जो प्रतिरोध है इसको तो अपन ने देखा ही नहीं, अरे कम होता है माना, कम होता है माना, लेकिन आपने तो इसको हटा ही दिया, जबकि ये प्रतिरोध भी तो होना चाहिए ना भैया, ये भी तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि भाई ये प्लस ये आना चाहिए, ये प्लस ये आना चाहिए, इसका प्रतिरोध इस तरीके से कैलकुलेशन करनी चाहिए थी। लेकिन हम प्रैक्टिकल करते टाइम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक, हटाने के कारण जो रीडिंग आती है वो आपकी कभी भी सही नहीं आती, उसमें त्रुटि होने की संभावनाएं होती ही होती है। ऐसे केस में वो त्रुटि कैसे कम की जाती है, हम एक रीडिंग को 5 बार ले लेते हैं। एक रीडिंग को कितनी बार, 5 बार ले लिया। 5 बार लेने से क्या फ़ायदा रे, इससे ये फ़ायदा हुआ कि उसका जो औसत निकलेगा ना वो मान तो लगभग सही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो क्या क्या है मैंने आपको बताया, ध्यान में रखिए, कोई भी 2 या 3 याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। पहला, अधिक समय तक परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जॉकी को रगड़ करके नहीं चलाना चाहिए। तीसरा, अंत्य सिरों पर इसकी सुग्राहिता बहुत कम होती है, इसलिए कैरी फोस्टर ब्रिज का उपयोग किया गया। तांबे की पत्तियों का प्रतिरोध प्रयोग में उपयोग में नहीं लिया जाता, इस कारण प्राप्त प्रतिरोध या ज्ञात प्रतिरोध का मान त्रुटिपूर्ण होता है। ये एक दिक्कत है, पता चल गया। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है बच्चों, मीटर सेतु है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं मीटर सेतु का कोई सवाल अब नहीं छूटने वाला अपना। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर।